बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिसर्च प्रोजेक्ट के फर्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि 8613 कोड में हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे राइट करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं कि हमें ताकि अंदाज़ा हो जाए कि स्टेटमेंट में पूछा क्या जा रहा है। जब आप लोगों को स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी तो इंशाल्लाह फिर आपको अपने अल्फाज में आराम से जो है फर्स्ट क्वेश्चन लिखना आ जाएगा। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? वाई डिड यू सिलेक्ट दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक? क्या है? वाई डिड यू सिलेक्ट दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक। साथ उसने थोड़ा सा बता भी दिया, रिलेट इट टू योर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन योर क्लासरूम इंस्टीट्यूशन। फिर ब्रैकेट में कुछ फर्दर पूछा है, गिव द बैकग्राउंड एंड रैशनल ऑफ द स्टडी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग देना चाहूँगा, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है बैकग्राउंड एंड रैशनल ऑफ द स्टडी, एक्चुअली जो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है रिसर्च की टर्म में आपसे पूछा गया है कि आप ये जो स्टडी करने जा रहे हैं इसका बैकग्राउंड क्या है और आपके रैशनल ऑफ द स्टडी क्या है। अब जब तक आपको रिसर्च की ज़बान में बैकग्राउंड ऑफ स्टडी की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी या रैशनल ऑफ द स्टडी की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो तब तक आप क्वेश्चन की सही तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकेंगे। तो बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी से क्या मुराद है? बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी आपके पास इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम, प्रीवियस स्टडीज दैट हैव बीन कंडक्टेड ऑन द टॉपिक एंड द गैप इन नॉलेज दैट द करंट स्टडी एम्स टू एड्रेस। तो दो तीन बातें आपको नजर आ रही होंगी बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी में। रिसर्च प्रॉब्लम के अबाउट इंफॉर्मेशन, प्रीवियस स्टडी आपके पास जितनी भी इस टॉपिक से रिलेटेड हो चुकी है, और गैप इन नॉलेज कि जो आप काम करने जा रहे हैं, गैप इन नॉलेज दैट द करंट स्टडी एम टू एड्रेस। दूसरी वर्ड है आपके पास रैशनल ऑफ द स्टडी। रैशनल ऑफ द स्टडी से क्या मुराद है? रैशनल ऑफ द स्टडी में बेसिकली हम रेफर करते हैं टू द रीजनिंग और जस्टिफिकेशन फॉर कंडक्टिंग द स्टडी, कि आप जो स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं उसकी रीजनिंग और जस्टिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं। इट एक्सप्लेन व्हाई द रिसर्च इज इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी and how it will contribute to the existing body of knowledge। तो रैशनल में भी जो दो तीन आपके पास की वर्ड हैं, एक आपके पास जो रिसर्च है वो रेफर टू रीजनिंग और जस्टिफिकेशन फॉर कंडक्टिंग द स्टडी है। इसी तरह आपके पास इट एक्सप्लेन व्हाई रिसर्च इज इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी, और ये भी एक्सप्लेन करना कि रिसर्च क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों नेसेसरी है, और हाउ इट विल कंट्रीब्यूट टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ द नॉलेज। तो इस तरह से आपको बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी एंड रैशनल ऑफ द स्टडी की थोड़ी सी टर्म्स की जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो फिर आपको आराम से अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अपने जो टॉपिक लिखने जा रहे हैं उसका जब आपने बैकग्राउंड बताना है तो क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछा गया है व्हाई डिड यू सिलेक्ट दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक। आपने रिलेट करना है इस क्वेश्चन को इट टू योर एक्सपीरियंस या फिर प्रॉब्लम इन द क्लासरूम इंस्टीट्यूशन। अब साफ ज़ाहिर है कि जो एक्चुअल रिसर्च है वो लोकल लेवल पर होती है, टीचर कंडक्ट करता है, टीचर के पर्सनल एक्सपीरियंस में जो इश्यूज हाईलाइट होते हैं बच्चों के उसको उसने देखना होता है, या जो क्लासरूम या इंस्टीट्यूशंस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स जो हाईलाइट हो रहे हैं उनको जब रिसर्च की फॉर्म में करेगा तो उसको एक्चुअल रिसर्च का नाम देगा। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पर जो है कोई भी एक सब थीम ले लेते हैं। जैसे आप लोगों का एक सब थीम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने उसी को लिया है और उसी के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि हमने अगर एक सब थीम लिया है तो वो क्यों लिया है, और उसके ऊपर जो टॉपिक बनाया है वो आपके पास क्यों ये टॉपिक सिलेक्ट किया है। उसके लिए आपको जो वर्डिंग चाहिए तो ये स्लाइड्स देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा। देखें, आप एज अ ट्रेनी टीचर हैं और आपने किसी एक स्कूल में साफ ज़ाहिर है जाना है टीचिंग प्रैक्टिस के लिए, आपने वहाँ कुछ अर्सा स्कूल में टीचिंग करनी है तो आपको कोई ना कोई क्लास दी जाएगी। जब कोई ना कोई क्लास दी जाएगी तो वहाँ बच्चों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे।
या कुछ इश्यूज होंगे। अब यूनिवर्सिटी ने आपको एक लिस्ट दे दी है, उस लिस्ट में सब थीम के नाम पर आपके पास 8-10 टॉपिक हैं या हेडिंग्स हैं, उनमें से एक आप सब थीम आपने सेलेक्ट कर लिया, मिसाल के तौर पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस सवाल पे आपने लिखना है कि आपने ये सब थीम क्यों सिलेक्ट किया। तो आप उसके लिए साफ ज़ाहिर है जब रीजंस बताने लगेंगे तो आपके ज़हन में सेवरल रीजंस होंगी, तो वो भी आपको क्वेश्चन में बता दिया है कि ये जो रीजंस आपके पास हैं वो आपके एक्सपीरियंस की बेस पे होनी चाहिए या प्रॉब्लम्स इन क्लासरूम या इंस्टीट्यूशंस की बेस के ऊपर होनी चाहिए। तो आपके बैकग्राउंड को और रैशनल ऑफ द स्टडी को उसने महदूद कर दिया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, अब जब आप इस सब थीम को लेते हैं तो साफ ज़ाहिर वो कहता है कि रिसर्च फॉर सेवरल रीजंस दैट आर रिलेटेड टू देयर एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम और इंस्टीट्यूशन। अब 2-3 रीजन को लेकर हम चलते हैं। एक रीजन कहता ये है कि टीचर नोटिस करता है कि लैक ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट्स के अमंग इन देयर क्लासरूम, और वो चाहता है टू एक्सप्लोर द वेज टू प्रमोट एंड डेवलप इट, कि बच्चों के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट किया जाए और उनके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप की जाए। Teacher may have observed that students have difficulty understanding and applying concept of social responsibility in their daily life। और टीचर ये भी ऑब्जर्व करता है कि बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपके पास है एंड अप्लाई आपके पास है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से, और इसके कंसेप्ट को अप्लाई करने के हवाले से डेली लाइफ में उसमें बच्चों को डिफ़िकल्टी फील होती है। और वो चाहता है कि अफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज इन्वेस्टिगेट कर सके या डिफरेंट एक्टिविटीज प्लान कर सके जो बच्चों के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्किल को डेवलप कर सकें। और रीजन भी टीचर के जहन में आ सकती है कि मिसाल के तौर पर वो चाहता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टूडेंट की लाइफ में, ओवरऑल डेवलपमेंट, एंड द स्टूडेंट हु आर सोशली रिस्पॉन्सिबल आर मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल। और उसका ये भी ख्याल है कि जो बच्चा ज़्यादा सोशली रिस्पॉन्सिबल होगा वो लाइफ में, चाहे उसकी पर्सनल लाइफ हो चाहे उसकी प्रोफेशनल लाइफ हो, उसमें ज़्यादा सक्सेसफुल होगा एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स के। अच्छा, टीचर जो है मे बी इंटरेस्टेड इन हाउ टू क्रिएट अ मोर सोशली रिस्पॉन्सिबल स्कूल कल्चर वेयर द स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्टाफ all work together to promote social responsibility and create a positive and inclusive community। तो ये एक रीजन और भी बता दी कि टीचर चाहता है कि जो स्कूल का माहौल है वो ओवरऑल, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, स्टाफ हो, कोई भी हो, ओवरऑल स्कूल का जो माहौल है उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट किया जाए। इस तरह की बहुत सारी रीजन जो है वो टीचर के जहन में आ रही है, जो इंस्टीट्यूट के अंदर रहते हुए, क्लासरूम की प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करते हुए या उसके पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर। ये जस्ट मैंने एग्जांपल के तौर पर कोड की हैं 2-3 रीजंस के, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे या प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करने की बेस के ऊपर जो है या इंस्टीट्यूशंस में ओवरऑल जो उसके जहन में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से जो भी आइडियाज़ हैं उसके हवाले से वो चाहता है कि स्कूल के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्हांस किया जाए या इम्प्रूव किया जाए या डेवलप किया जाए। तो ये कंसेप्ट था आपके पास कि आप किस तरह से आपने अपना ये टॉपिक सिलेक्ट किया। इसी तरह जिसका जो जो भी सब थीम होगा वो इसी तरह से अपनी अंडरस्टैंडिंग अपने अल्फाज में लिख सकता है। अब ब्रैकेट में पूछा गया था बैकग्राउंड एंड रैशनल ऑफ द स्टडी। एक तो मैंने आपको शुरू में कंसेप्ट दिया कि जब रिसर्च में हम बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी की बात करते हैं या रैशनल ऑफ द स्टडी की बात करते हैं तो प्रॉपर उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होती क्या है बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी और रैशनल ऑफ द स्टडी के। एक्शन रिसर्च में हम देखेंगे कि हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या रखनी है बैकग्राउंड एंड रैशनल ऑफ द स्टडी के हवाले से, कि लाइक इनके आप क्या करेंगे, रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग लिटरेचर ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एजुकेशन। आपने अपने सब थीम और टॉपिक से रिलेटेड सबसे पहले तो लिटरेचर जो अवेलेबल है आपके पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से उसका रिव्यू करना है।
इसी तरह से आप स्कूल के अंदर हैं या क्लासरूम के अंदर हैं, तो आपने जो करंट स्टेटस है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से बच्चों के अंदर, उसको ऑब्जर्व करना है कि क्लासरूम या इंस्टीट्यूट के अंदर करंट स्टेटस क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से बच्चों के अंदर। और इस तरह से जब आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो उसकी बेस के ऊपर आप एक क्लियर स्टेटमेंट बनाएंगे जिसको आप रिसर्च क्वेश्चंस का नाम देंगे। फिर उस रिसर्च क्वेश्चंस की बुनियाद के ऊपर आप अपने जो टॉपिक बनाया होगा उसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी से क्या मुराद होती है कि जो आपका टॉपिक होता है ये ब्रॉडर थोड़ा सा होता है, समटाइम इतने कम टाइम में हम पूरे टॉपिक को कवर नहीं कर सकते, तो फिर हम इसको मजीद थोड़ा सा डीलिमिटाइज करने के लिए जो है हम अब इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, 1 2 3 जितने एक हम ऑब्जेक्टिव बना सकें। और जो ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं वो अगले सवाल में हम डिस्कस करेंगे कि हमने ऑब्जेक्टिव बनाने कैसे होते हैं। तो आप रिसर्च क्वेश्चन क्लियर, आप जब आप लिटरेचर रिव्यू कर लेंगे या फिर आप क्लास रूम या इंस्टीट्यूट को करंट स्टेटस को ऑब्जर्व कर लेंगे तो उसकी बेस के ऊपर रिसर्च क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट क्लियर कट बनाएंगे, उसकी बेस के ऊपर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। फिर आपके पास टीचर एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम और इंस्टीट्यूशन वुड बी द मेन ड्राइवर बिहाइंड द सिलेक्शन ऑफ द सब थीम। और आप ये लिखेंगे कि टीचर बजाते खुद, जैसे आप लोग एज ए टीचर काम करेंगे ना, ट्रेनिंग टीचर, ये बजाते खुद आपका जो एक्सपीरियंस है क्लासरूम या इंस्टीट्यूशन में, ये आपके पास मेन ड्राइवर है इस टॉपिक को सिलेक्ट करने के पीछे। एज द टीचर इज लुकिंग टू फाइंड सोल्यूशन टू द स्पेसिफिक प्रॉब्लम, और आप चाह रहे हैं कि मैं इस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकूं, दे आर फेसिंग इन देयर ओन टीचिंग कॉन्टेक्स्ट, अपने ही टीचिंग कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहते हुए। तो उम्मीद है कि आपको पहले क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग हो